हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत को, यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी बुद्धि का अर्थ एवं बुद्धि के प्रकार को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं बुद्धि के सिद्धांत को। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत हैं। तो देखिए, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अपनी तरीके से बुद्धि के कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो उसमें से जो पहला सिद्धांत दिया गया है वो दिया है बीने के द्वारा, जिसे हम कहते हैं बीने का एक तत्व सिद्धांत। फिर दिया है स्पीयरमैन ने, जो स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत कहलाता है। फिर है थार्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत। फिर आता है थर्स्टन का समूहतत्व सिद्धांत। फिर है थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत। फिर आता है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। और फिर आता है गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। तो इस तरीके से 7 सिद्धांत दिए गए हैं बुद्धि के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें बीने का एक तत्व सिद्धांत, यानी कि हम इसमें डिटेल से इसको जानते हैं कि बीने का जो एक तत्व सिद्धांत है वह क्या है, बीने ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में। तो देखिए, इस सिद्धांत को बीने ने दिया है। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये सिद्धांत किसने दिया है, एक तत्व सिद्धांत। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया है बीने के द्वारा। ठीक है, इन्होंने बुद्धि को एक अखंड व अविभाज्य इकाई माना है। तो बुद्धि को क्या कहा है बीने ने, एक अखंड व अविभाज्य इकाई बताया है, जिसके अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में काम करती है। ठीक है, तो बुद्धि के अनुसार क्या होता है, जो विभिन्न मानसिक योग्यताएं होती हैं एक व्यक्ति के, तो वह क्या करती है, एक इकाई के रूप में कार्य करती है। क्योंकि बुद्धि सर्वशक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। तो बुद्धि को बीने ने कहा है कि वह क्या है, एक सर्वशक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है, जिसके अनुसार क्या होती है, एक व्यक्ति के जो सारी मानसिक कार्य होते हैं उनको वो प्रभावित करती है। यानी कि एक जो व्यक्ति की मानसिक जो क्रिया होती है, मानसिक कार्य जो करता है एक व्यक्ति, तो वो बुद्धि के द्वारा ही करता है। ठीक है, फिर आता है इसमें कि देखिए, इस सिद्धांत को मोनारिच सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो बीने का एक तत्व सिद्धांत है वह क्या है, मोनारिच सिद्धांत भी उसको कहा जाता है। इसके अनुसार बुद्धि केवल एक ही तत्व से बनती है, वो इसमें ही सभी क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है। ठीक है, तो बीने ने क्या कहा है कि बुद्धि क्या होती है, एक तत्व से मिलकर के बनी, यानी कि एक तत्व से बनी हुई है, अलग अलग तत्वों से मिलकर के नहीं बनी है, बल्कि एक तत्व से बनी हुई है, जिसमें क्या होता है वह पूरे शरीर में यानी कि पूरी जो मानसिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें क्या करती है, सिर्फ जो एक तत्व से बनी हुई बुद्धि होती है वह ही कार्य करती है। यानी कि पूरी मानसिक क्रिया में एक बुद्धि ही व्याप्त होती है। ठीक है, तो ये बीने के द्वारा है हो गया। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया है। इनके अनुसार बुद्धि दो तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत दिया गया था 1904 में, 1904 में दिया गया था स्पीयरमैन के अनुसार। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो बुद्धि होती है वो दो तत्वों से मिलकर के बनी होती है, जिसमें सामान्य तत्व यानी कि जनरल फैक्टर जी जिसे कहा है स्पीयरमैन ने, वह विशिष्ट तत्व यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि एस से जिसे डिनोट किया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में एक सामान्य तत्व होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, स्पीयरमैन ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में क्या होते हैं, सामान्य तत्व होता है। एक जो सामान्य तत्व वो होता है जो कई विशिष्ट तत्वों से संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि जो जनरल फैक्टर दिया है और जो स्पेसिफिक फैक्टर दिया है, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, तो उसमें कहा है कि एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, जो जनरल फैक्टर होता है यानी कि एक जो सामान्य तत्व होता है वो अलग अलग विशिष्ट तत्वों से संबंधित होता है। यानी कि एक फैक्टर तो ऑलरेडी है लेकिन उसका संबंध किससे होगा, अलग अलग विशिष्ट तत्वों से यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर से होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति की बुद्धि निश्चित होती है। तो इसके आधार पर यानी कि इन दो फैक्टर्स के आधार पर बुद्धि निश्चित होती है एक व्यक्ति की। ठीक है, तो ये स्पीयरमैन ने कहा है, जिस व्यक्ति का सामान्य तत्व विशिष्ट तत्व से जितना अधिक सहसंबंधित होता है उस व्यक्ति में उतनी ही अधिक बुद्धि होती है। तो देखिए, स्पीयरमैन ने क्या कहा है कि जिस व्यक्ति की जो सामान्य तत्व जो विशिष्ट तत्व से जितना अधिक सहसंबंधित होगा, ठीक है, उनमें जितना अच्छा क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, तो उस व्यक्ति की जो बुद्धि होगी वह भी उतनी अधिक होगी। तो इस तरीके से स्पीयरमैन ने दो तत्व के बारे में बताया है, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर, जी एंड एस फैक्टर से जिसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्पीयरमैन ने बताया है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट देखिए इसमें थार्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर जो सिद्धांत है बुद्धि का वो है थार्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये सिद्धांत दिया गया है थार्नडाइक के द्वारा। ठीक है, बहुतत्व सिद्धांत दिया गया है थार्नडाइक के द्वारा। इन्होंने स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा है कि बुद्धि सिर्फ दो कारकों से मिलकर के नहीं बनी, बल्कि बुद्धि की जो रचना है वह बहुत छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से हुई है। ठीक है, तो स्पीयरमैन के सिद्धांत का, यानी कि स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? द्वितत्व सिद्धांत दिया है, जिसमें कि जी फैक्टर और एस फैक्टर को इन्होंने बताया है। तो इसका खंडन करते हुए थार्नडाइक ने कहा है कि सिर्फ बुद्धि क्या है, दो तत्वों से मिलकर के नहीं बनी हुई है। यहाँ पर बुद्धि होगा, देखिए, तो जो बुद्धि है वो क्या है, सिर्फ दो कारकों से मिलकर के नहीं बनी हुई है, बल्कि जो बुद्धि है वह बुद्धि की जो रचना हुई है वह बहुत छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से हुई है। ठीक है, प्रत्येक कारक या तत्व एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। तो बुद्धि की अगर बात करें तो बुद्धि बनने में जो कारक यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं थार्नडाइक के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने कहा है कि जो प्रत्येक कारक जो होते हैं वो बुद्धि के, तो वह क्या करते हैं, विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र भी होते हैं। ठीक है, वो साथ में कार्य कर तो रहे होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर उदाहरण इसका देख लीजिए, जैसे मकान बनाने में क्या होता है, ईंटों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्रत्येक ईंटें होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि योगदान देती हैं ईंटें एक मकान को बनाने में, यानी कि उनको जोड़ा जाए तो क्या होती है, एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है। वैसे ही बुद्धि के बारे में इन्होंने कहा है, थार्नडाइक ने कहा है कि जो अलग अलग कारक होते हैं बुद्धि को बनाने के लिए, तो वह भी क्या होते हैं, अलग अलग तो होते हैं, लेकिन वो साथ में कार्य करें तो उसमें क्या होता है, बुद्धि के द्वारा वो क्या करते हैं, पूरे एक जो मानसिक क्रिया है उस पर कार्य करते हैं। तो ये बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जो सामान्य बुद्धि है, तो जो सामान्य बुद्धि होती है, यानी कि जनरल फैक्टर जिसे कहा गया है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये बहुतत्व सिद्धांत में कहा गया है थार्नडाइक के द्वारा कि जनरल फैक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ इसमें बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो बुद्धि में विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, लेकिन जनरल फैक्टर जैसी कोई चीज़ का खंडन किया है थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने सामान्य तत्व के अलावा कुछ मूल तत्व भी बताए हैं। ठीक है, तो बुद्धि के बारे में उन्होंने क्या कहा है, जो सामान्य तत्व के अलावा उन्होंने बोला है कि कुछ मूल तत्व भी होते हैं बुद्धि के, जिसमें उन्होंने आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति व भाषण योग्यता का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये बुद्धि के बारे में थार्नडाइक के द्वारा बताया गया है। अब इसमें आता है नेक्स्ट समूह तत्व सिद्धांत। ठीक है, तो समूह तत्व सिद्धांत दिया गया है थर्स्टन के द्वारा। ठीक है, तो समूह तत्व के जो प्रतिपादक हैं वो है थर्स्टन। इस सिद्धांत को कारक विश्लेषण भी कहते हैं। तो जो समूह तत्व सिद्धांत है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कारक विश्लेषण सिद्धांत भी से कहते हैं। थर्स्टन के अनुसार सामान्य बुद्धि को कई भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, जो समूह तत्व जिसे कहा गया थर्स्टन ने समूह तत्व कहा है, तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग समूह में बांटना। ठीक है, अलग अलग समूह होना, यानी कि समूह तत्व। ठीक है, तो थर्स्टन के अनुसार क्या है, जो सामान्य बुद्धि है वो क्या होती है, उसे कई भागों में बांटा जा सकता है, उसका विभाजन किया जा सकता है, जो सामान्य बुद्धि होती है। ठीक है, इनको प्राथमिक योग्यताएं कहा जाता है। तो जो सामान्य बुद्धि को अलग अलग भागों में जो बांटा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक योग्यता कहा जाता है। इन प्राथमिक क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, यानी कि अलग अलग समूह होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इनके ग्रुप होते हैं जिनका अपना एक प्राथमिक तत्व होता है। थर्स्टन व उनके साथियों ने निम्न 9 तत्वों को बताया है जो इस प्रकार है। ठीक है, तो थर्स्टन ने क्या कहा है कि जो ग्रुप होते हैं उनका भी क्या होता है, एक प्राथमिक तत्व होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से तत्व बताए हैं। तो पहला जो तत्व बताया है थर्स्टन ने वो बताया है मौखिक तत्व या शाब्दिक तत्व। फिर इसमें नेक्स्ट है प्रेक्षण तत्व, फिर आता है अंक संबंधित तत्व, फिर है शाब्दिक प्रवाह संबंधित तत्व, फिर है स्मृति शक्ति तत्व, फिर है प्रत्यक्षीकरण संबंधित तत्व, फिर आता है तार्किक तत्व, फिर है निगमन तर्क तत्व, फिर आता है
आगमन, तर्क तत्व। तो इस तरीके से थर्स्टन ने 9 तत्व बताए हैं बुद्धि के, जो कि अलग अलग समूह में जिसे बांटा जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है प्रतिदर्श सिद्धांत। तो देखिए इस सिद्धांत को थॉमसन ने दिया है। तो प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थॉमसन के द्वारा दिया गया है। उनके अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो बहुतत्व सिद्धांत दिया गया है कुछ तरह उससे भी रिलेट कर रहा है कि जो अलग अलग तत्व, इन्होंने कहा है कि प्रतिदर्श सिद्धांत क्या करता है, स्वतंत्र तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके लिए अपनी योग्यता का प्रयोग करता है, लेकिन वह अपनी संपूर्ण योग्यता का प्रयोग न करके केवल उसके प्रतिदर्श यानी कि सैंपल का प्रयोग करके ही उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो ये प्रतिदर्श सिद्धांत में थॉमसन के द्वारा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी कार्य को करता है, तो वह क्या करता है, वह उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपनी पूरी जो योग्यता है, अपनी पूरी एबिलिटी को न यूज़ करके केवल अपनी योग्यता का जो प्रतिदर्श है यानी कि जो सैंपल है, यानी कि अपनी योग्यता का कुछ भाग है उसका ही इस्तेमाल करता है कार्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कार्य को पूर्ण करने में केवल एक ही प्रतिदर्श का प्रदर्शन होता है, यानी कि एक योग्यता के द्वारा एक ही प्रतिदर्श का प्रदर्शन होता है। इन प्रदर्शनों में जो संबंध होता है वह सभी योग्यता की स्वतंत्र मिश्रण के कारण से आता है। तो थॉमसन ने कहा है कि जो प्रदर्शन में जो संबंध होता है, ठीक है, कार्य करते हुए जो प्रदर्शन होते हैं एक व्यक्ति के द्वारा, तो वह कैसे आते हैं, वह अलग अलग जो योग्यताएं होती हैं उनके स्वतंत्र मिश्रण के कारण से आता है। ठीक है, तो ये कहा है प्रतिदर्श सिद्धांत में थॉमसन के द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए इसमें वो आता है क्रमिक महत्व सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रमिक महत्व सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बर्ट और वर्नर ने किया है। ठीक है, क्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया है बर्ट और वर्नर के द्वारा। इसमें प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है। तो क्रमिक महत्व सिद्धांत में प्रत्येक जो मानसिक योग्यता होती है उसमें क्या दिया गया है, उसे क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है, जिसके आधार पर सबसे पहले सामान्य मानसिक योग्यता और फिर विशिष्ट योग्यता आती है। तो बर्ट और वर्नन के द्वारा पहले बुद्धि की अगर बात करें तो उसमें सामान्य मानसिक योग्यता पहले आती है और फिर विशिष्ट योग्यताएं बाद में आती हैं, यानी कि स्पीयरमैन के जो सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता उन्होंने दी थी, तो उसके अनुसार इन्होंने कहा है कि जो सामान्य मानसिक योग्यता है वो पहले आती है और बाद में विशिष्ट योग्यता आती है। उन्होंने सबसे ऊपर स्पीयरमैन के सामान्य बुद्धि कारक यानी कि जी यानी कि जनरल फैक्टर को स्थान दिया है। फिर लघु समूह कार्यक्रम में संबंधित विशिष्ट कारकों को रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे कार्य एक व्यक्ति करता है तो उसमें उन्होंने विशिष्ट कारकों को रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, तो ये देखिए इन सिद्धांतों को 1967 में गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था 1967 में। इस सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। तो त्रिआयामी सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत और बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत थर्स्टन, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन के सिद्धांत से काफ़ी अलग है। ठीक है, तो इन्होंने जो अब सिद्धांत दिए थे थर्स्टन, थॉर्नडाइक और स्पीयरमैन, तो इनके सिद्धांत से काफ़ी अलग है गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। तो देखिए गिलफोर्ड ने बुद्धि के सभी कारकों के तत्वों को 3 विमाओं में बांटा है। विमाओं यानी कि भाग में बांटा है, विमाओं होगा यहाँ पे, विमाओं में बांटा है जो निम्न है। ठीक है, तो यानी कि कौन कौन सी विमाएँ हैं या कौन कौन से भाग हैं या कारक जिसे हम कहेंगे, तो वो है संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। तो इस तरीके से 3 अलग अलग विमाओं में बांटा है गिलफोर्ड ने बुद्धि को। ठीक है, तो पहले इसमें देखिए ये चार्ट के अनुसार हम इसे समझेंगे। बुद्धि प्रणाली या बुद्धि संरचना गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। जो पहला जो भाग इन्होंने बताया है, विमा बताई है, तो वो संक्रिया, फिर विषय वस्तु या फिर परिणाम या उत्पाद जिसे हम कहते हैं। तो संक्रिया के अंदर देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें आती हैं। पहला आता है संज्ञान, फिर आता है स्मृति, फिर अभिकेंद्री चिंतन यानी कि अभिसारी चिंतन जिसे कहते हैं, फिर आता है अपसारी चिंतन और फिर आता है मूल्यांकन। तो इस तरीके से संक्रिया के अंदर ये भाग बताए गए हैं। फिर जो नेक्स्ट दिया है उन्होंने विषय वस्तु, तो इसमें 4 चीज़ें दी है इसमें कि आकृति और सांकेतिक
अर्थगत जिसे हम शाब्दिक भी कहते हैं, और व्यावहारिक। तो इस तरीके से इन्होंने 4 चीज़ें इसमें बताई हैं। फिर है परिणाम या उत्पाद, ठीक है। तो इसमें है इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली और रूपांतरण और निहितार्थ, ठीक है। निहितार्थ यानी कि प्रयोग जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से गिलफोर्ड ने समझाया है। 3 तरह की बीमारी दी है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं। तो ठीक है, अब इसमें हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो संक्रिया को देखेंगे पहले। तो इसमें क्या कहा है कि यह व्यक्ति द्वारा किए गए मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से संबंधित होता है, ठीक है। तो संक्रिया क्या कहा है कि जो व्यक्ति की जो मानसिक प्रक्रिया है, तो उसकी जो स्वरूप से है, मानसिक प्रक्रिया का जो स्वरूप होता है उससे संबंधित है संक्रिया। किसी कार्य को करने में व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का क्या स्वरूप है, इस स्वरूप की व्याख्या क्या है, संक्रिया आयाम के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो स्वरूप, जो व्यक्ति की जो मानसिक प्रक्रिया है उसके जो स्वरूप है उसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, संक्रिया के द्वारा की जाती है, ठीक है। और संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं का भी उन्होंने क्या किया है, 5 भाग बताए हैं, जिसमें हमने आगे देखा था। तो पहला भाग कौन सा बताया था, मूल्यांकन, फिर अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान या ज्ञान जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से संक्रिया के इन्होंने 5 भाग बताए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है विषय वस्तु, ठीक है। तो विषय वस्तु में देखिए, इसमें सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती हैं। इन सूचनाओं को 4 भागों में बांटा गया है। तो विषय वस्तु में भी 4 भाग बताए हैं। पहला जो है वो है आकार, फिर है सांकेतिक, फिर आता है शाब्दिक और फिर आता है व्यावहारिक। तो इस तरीके से गिलफोर्ड के द्वारा 4 भाग विषय वस्तु के अंदर में बताए गए हैं। इसमें आकार, रूप और रंग के आधार पर निर्मित होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आकार वाला पोर्शन है, यानी कि आकार जो पहला भाग बताया है, तो वो रूप और रंग के आधार पर निर्मित होता है। शब्द परंपरागत चिन्हों और अंकों के द्वारा सांकेतिक विषय सामग्री, ठीक है, जो संकेतों के माध्यम से जिसे देखा जाता है, और विषय सामग्री व्यक्त होती है। सांकेतिक विषय सामग्री में अक्षर और अंक विशेष व्यवस्थाओं में होते हैं, ठीक है। इसमें जो सांकेतिक है उसमें उसके बारे में बताया गया है कि जो विषय सामग्री होती है, ठीक है, यानी कि बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो विषय सामग्री यानी कि जो किताबें होती हैं, तो अक्षर और जो अंक होते हैं उसमें विशेष व्यवस्थाओं में होते हैं। सांकेतिक की यहाँ पर बात की जा रही है। फिर आता है शाब्दिक और विषय वस्तु से शाब्दिक अर्थ और विचार आते हैं, ठीक है। शाब्दिक और विषय वस्तु से शाब्दिक अर्थ, ठीक है। जो शाब्दिक की अगर बात करें तो वह किससे आती है, विषय वस्तु से आती है। विषय वस्तु की जो शब्द होते हैं, उनके जो अर्थ होते हैं, उनसे शाब्दिक का अर्थ हमें पता चलता है। और व्यवहार में यानी कि विचारों में, ठीक है, जो हमने जो सीखा है, ठीक है, व्यक्ति के द्वारा जो सीखा गया है, व्यवहार में उसे ढाला गया है, तो वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, विचारों में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बताया है विषय वस्तु के बारे में। अब नेक्स्ट जो आता है वो है उत्पादन। तो देखिए, इसका अर्थ किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया के परिणाम से होता है। गिलफोर्ड ने इसे 6 भागों में बांटा है। तो उत्पादन की अगर बात करें तो इसका अर्थ क्या है, विशेष प्रकार की विषय वस्तु के द्वारा की गई संक्रिया के परिणाम से होता है, ठीक है। तो इसमें गिलफोर्ड ने 6 भाग बताए हैं। इसका जो पहला भाग है वो है इकाई, फिर आता है वर्ग, फिर है संबंध, फिर है पद्धतियाँ और फिर रूपांतरण, और फिर जो छठवां है वो है प्रयोग। तो इस तरीके से 6 भाग गिलफोर्ड के द्वारा उत्पादन के बताए गए हैं। अब देखिए, इसमें गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वो 3 मौलिक मानसिक योग्यताओं यानी कि संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन के कारण से बुद्धि को त्रिआयामी सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो गिलफोर्ड ने 3 आयाम बताए हैं, 3 बीमाएं बताए हैं, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, ठीक है। ऑपरेशन, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट, 3 आयाम इन्होंने बताए हैं। और संक्रिया बीमा के भी इसमें क्या बताए हैं, उसके अंदर 5 कारक बताए हैं। कितने बताए थे, 5 कारक। और विषय वस्तु के 4, उत्पादन बीमा के 6 कारक बताए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गिलफोर्ड के जो अनुसार जो बुद्धि के जो कुल कारक होंगे, ठीक है, तो वो कितने होंगे, 5 × 4 × 6 = 120, ठीक है। 120 कारक टोटल होंगे, यानी कि अलग अलग छोटे छोटे क्यूब्स के द्वारा इन्होंने बताया है कि जो बुद्धि के जो तत्व हैं वो कितने हैं, 120 तत्व हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ समझाया है एक बॉक्स के अकॉर्डिंग, जिसमें कि छोटे छोटे क्यूब्स बने हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे भाग बने हुए हैं, जिनमें इन्होंने संक्रिया को समझाया, उत्पादन को और विषय वस्तु को समझाया है। और उसके अंदर में जो अलग अलग भाग आते हैं, यानी कि संक्रिया के अंदर मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ज्ञान और स्मृति आता है।
वैसे उत्पादन के अंदर देखें तो इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूप परिवर्तन और प्रयोग जैसी चीज़ें आती हैं। और विषय वस्तु की अगर बात करें तो आकार, संकेत, शाब्दिक और व्यावहारिक। तो इस तरीके से इन्होंने इस बॉक्स के अनुसार इसे समझाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था बुद्धि के सिद्धांत। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।